गुड मॉर्निंग बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। आज हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के हमने जो परिचय किया था, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था। अब हम उसके आगे बढ़ते हुए थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को हम दो मेजर कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज, यानी कि जिसको हम शास्त्रीय देश आधारित व्यापार सिद्धांत कह सकते हैं। दूसरा मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज, आधुनिक फर्म के आधार पर बनाए गए सिद्धांत। अब जो क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज हैं उसमें मर्केंटिलिज्म यानी कि वणिकवाद, और उसके बाद में एब्सोल्यूट एडवांटेज यानी कि पूर्ण लाभ, और उसके बाद में कंपैरेटिव एडवांटेज यानी कि तुलनात्मक लाभ, और लास्ट में हम हैक्शर-ओलिन। तो हम ये चार पहले क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज लेते हैं, उसके बाद में हम मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज लेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं वणिकवाद। वणिकवाद 16वीं शताब्दी में विकसित व्यापारिक सिद्धांत, एक आर्थिक सिद्धांत को विकसित करने के शुरुआती प्रयासों में से एक था। वो उसे वणिकवाद कहते थे। इस वणिकवाद सिद्धांत ने कहा कि किसी देश की संपत्ति उसके सोने और चांदी के भंडार से निर्धारित होती है। सबसे सरल अर्थों में व्यापारियों का मानना था कि एक देश को निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को हतोत्साहित करके सोने और चांदी की अपनी पकड़ बढ़ानी चाहिए। अब दूसरे शब्दों में यदि हम ये कहें कि यदि दूसरे देश के लोग आयात से अधिक आयात और सामान खरीदते हैं, तो आपसे मतलब यानी कि अगर आयात करते हैं या सामान खरीदते हैं तो उन्हें आपको सोने और चांदी के अंतर का भुगतान करना होगा। प्रत्येक देश का उद्देश्य व्यापार अधिशेष था, यानी कि सरप्लस होना चाहिए, ट्रेड, ये मानते थे, या ऐसी स्थिति जहां निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो, अर्थात निर्यात के जो हम निर्यात करके जो हमारे पास पैसा आता है वो पैसा हमारे पास ज्यादा होना चाहिए जो हम आयात करने पर जो हमारा पैसा जाता है। तो और व्यापार घाटे से बचने के लिए या ऐसी स्थिति जहां आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो, उससे बचने के लिए सभी का प्रयास ये रहता था कि व्यापार अधिशेष हो, यानी कि सरप्लस हो। अब विश्व इतिहास में 1500 के दशक से लेकर 1800 के दशक के अंत तक यह देखने में मदद करता है कि व्यापारवाद जो है वो पनपा कैसे। 1500 के दशक ने नए राष्ट्र राज्यों के उदय को चिन्हित किया, नए राष्ट्रों का उदय हुआ जिनके शासक बड़ी सेनाओं और राष्ट्रीय संस्थानों का निर्माण करके अपने राष्ट्रों को मजबूत करना चाहते थे। निर्यात और व्यापार को बढ़ाकर ये शासक अपने देशों के लिए अधिक सोने और धन को इकट्ठा करने में सक्षम भी थे। इन नए देशों में से कई ने निर्यात को बढ़ावा देने का एक तरीका आयात पर प्रतिबंध करना जो है वो उन्होंने ये लगाना ये समझा। इस रणनीति को संरक्षणवाद यानी अंग्रेजी में प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है, और आज भी इस प्रोटेक्शनिज्म का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रों ने अधिक व्यापार को नियंत्रित करने और अधिक धन प्राप्त करने के प्रयास में दुनिया भर में अपने उपनिवेशों का उपयोग करके अपने धन का विस्तार करना शुरू कर दिया। उस समय तो जो ब्रिटिश उपनिवेश है, जो हम लोग औपनिवेशिक, जो ब्रिटिश का जो औपनिवेशिक साम्राज्य था, जो हम भी उसके यूं समझ लीजिए कि हम भी उसके प्रभावों से कोई वंचित तो रहे नहीं है, हम भी एक उपनिवेश थे। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य अधिक सफल उदाहरणों में से एक था, और इसने अमेरिका और भारत के स्थानों से कच्चे माल का उपयोग करके अपने धन को बढ़ाने की बहुत जबरदस्त और सफल कोशिश की थी। तो फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन भी बड़े औपनिवेशिक साम्राज्यों के निर्माण में सफल रहे थे, जिन्होंने अपने शासित राष्ट्रों के लिए व्यापक धन उत्पन्न किया था।
यद्यपि व्यापारिकता सबसे पुराने व्यापारिक सिद्धांतों में से एक है, यानी वाणिज्यवाद जो है ना सबसे पुराने व्यापारिक सिद्धांत में से एक है, लेकिन ये आज भी प्रासंगिक है, ये आधुनिक सोच का हिस्सा भी है। जापान, चीन, सिंगापुर, ताइवान और यहाँ तक कि जर्मनी जैसे देश अभी भी नव व्यापारीवाद के एक रूप के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को हतोत्साहित करने में सफल हो रहे हैं, जिसमें देश संरक्षणवादी नीतियां और प्रतिबंधों का बहुत अधिक यूज कर रहे हैं और घरेलू उद्योग यानी सब्सिडी के संयोजन को बढ़ावा भी दे रहे हैं। जो मुक्त व्यापार अधिवक्ता हैं, जो फ्री ट्रेड के जो पक्ष में बात करते हैं, वो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि मुक्त व्यापार वैश्विक समुदाय के सभी सदस्यों को कैसे लाभ पहुंचाता है, जबकि व्यापारवाद जो है वो संरक्षणवादी नीतियों का लाभ केवल चुनिंदा उद्योगों को ही प्राप्त करवा पाता है। दोनों ही उपभोक्ताओं और अन्य कंपनियों को उद्योग के भीतर और बाहर ये जो संरक्षणवादी नीतियां हैं वो केवल चुनिंदा उद्योगों को ही लाभ पहुंचा पाती है, जिसमें उपभोक्ता और जो कंपनी है वो उद्योग के भीतर और बाहर उन्हीं को ही, चुनिंदा को ही प्राप्त होता है। ये सारा जो मैंने अभी पढ़ाया ये वाणिज्यवाद था और ये बहुत ही संक्षिप्त में हमें केवल एक समझ चाहिए। इसके बाद हम एक पूरे प्रॉपर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत जो कि एडम स्मिथ ने दिया था, जिनको कि हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, 1776 में आप सभी जानते हैं कि एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, और उस समय के प्रमुख व्यापारिक सिद्धांत पर उन्होंने सवाल उठाया था इस पुस्तक में। एडम स्मिथ एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो लंदन से छपी उसमें, और उन्होंने उसके बाद उसके अभी भी जो हाल के उसके संस्करण हैं उसको उसमें विद्वानों और अर्थशास्त्रियों द्वारा संपादित इसको किया गया, और इसमें स्मिथ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सामने लेकर आए, निरपेक्ष लाभ का या पूर्ण लाभ का। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो सिद्धांत होते हैं वो बनाने का मूल कारण ही ये रहा कि कोई ना कोई इसके पीछे रीजन है, तभी जाके दो कंट्रीज में ट्रेड होगा। अगर कोई कारण नहीं है तो ट्रेड होगा नहीं। तो कारण क्या है, दो देशों में ट्रेड क्यों हो रहा है? तो स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ का कॉन्सेप्ट देकर और उन्होंने बताया कि ये एक कारण है, और उन्होंने ये नया व्यापार का सिद्धांत पेश किया जो एक देश की क्षमता पर और एक और राष्ट्र की तुलना में अधिक अच्छी तरह से उत्पादन करने की क्षमता पर केंद्रित था। स्मिथ ने यह तर्क दिया कि देशों के बीच व्यापार को सरकार की नीति या हस्तक्षेप द्वारा विनियमित या प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजार की शक्तियों के अनुसार व्यापार स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल निर्बाध रूप से चलना चाहिए दोनों देश में जो। अब हम काल्पनिक उदाहरण ले रहे हैं और इसमें देखते हैं कि जैसे दो देश हैं, मान लीजिए पूरे विश्व भर में, एक ए देश और एक बी देश। ए देश एक वस्तु के उत्पादन में कुछ विशेष क्षमता रखता है। वो ए देश जो है वो एक जिस वस्तु के उत्पादन, जो कि एक्स वस्तु है मान लीजिए, उसके उत्पादन में कुछ विशेष क्षमता रखता है, तो उसका मतलब उसमें वो उसको सस्ता उत्पादन करता है। और बी देश जो है वाई वस्तु के उत्पादन में थोड़ी क्षमताएं ज्यादा रखता है और वो उसका उत्पादन सस्ता करता है। तो ए देश जो है अगर अपनी एक्स वस्तु में ही सारी लेबर उत्पादन तो वो दोनों का करता है, लेकिन अपेक्षाकृत एक्स वस्तु के उत्पादन को वो सस्ता उत्पादन करता है, और जो वाई वस्तु उसके यहाँ उत्पादित होती है उसकी महंगी है। तो वो ए देश जो अगर सारी लेबर, अपनी सारा जो संसाधन है वो एक्स वस्तु के उत्पादन में लगा दे जिसमें वो ज्यादा अच्छी क्षमता रखता है, तो वो उसका आराम से, आसानी से वो उस वस्तु का एक्सपोर्ट कर पाएगा। और जो बी देश है वो वाई वस्तु का चूंकि अपेक्षाकृत सस्ता उत्पादन करता है और एक्स वस्तु को महंगा उत्पादन करता है,
तो वो एक्स वस्तु को ए देश से आयात कर लेगा और जो ए देश है वो वाई वस्तु का वहां से आयात कर लेगा। तो इस तरह से एक्स वस्तु जो है वो निर्यात होगी ए देश से बी देश को और वाई वस्तु जो निर्यात होगी वो बी देश से ए देश को। तो इस प्रकार से दोनों ही देशों को पूर्ण लाभ होगा। ये इसमें एक क्लियर बात होगी कि निरपेक्ष लाभ है। इससे दोनों ही देशों में लेबर का डिवीजन हो जाएगा और सारी लेबर उसकी एक्स वस्तु के उत्पादन में लग गई ए देश की और बी देश की सारी लेबर वाई देश के उत्पादन में लग गई, तो उनको आसानी रहेगी। और वो इस विचार से स्मिथ ने कहा कि ए और बी जो देश हैं उनके बीच में अगर ट्रेड होगा तो उसका ये कारण रहेगा कि ए देश किसी एक वस्तु का उत्पादन अपेक्षाकृत सस्ता करता है और बी देश किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन अपेक्षाकृत सस्ता करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा डिवीजन ऑफ लेबर किस आधार पे हुआ? विशिष्टीकरण के आधार पर, यानी स्पेशलाइजेशन है उनका किसी एक वस्तु के उत्पादन में, तो निश्चित तौर पे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। तो ये एक विशेषता सबसे पहले स्मिथ ने बताई थी। स्मिथ के इस सिद्धांत में स्मिथ ने ये तर्क दिया था कि बढ़ती हुई दक्षता के साथ दोनों देशों के लोगों को लाभ होता है और व्यापार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनके सिद्धांत में ये कहा गया है कि किसी राष्ट्र के धन का अनुमान उसके सोने और चांदी से नहीं बल्कि उसके लोगों के जीवन स्तर से लगाया जाना चाहिए। धन्यवाद। अब हम कल स्मिथ की थ्योरी के डिटेल में जाने से पहले हम पहले तुलनात्मक लागत सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे।